नमस्कार। बड़ी बेबसी का आलम है, क्योंकि यही सवाल बार बार हम करते रहेंगे। कब तक सहेगी दिल्ली? 16 दिसंबर 2012 और अब आज हम 2014 में पहुंच गए हैं। वही गलतियां दोहराई जा रही हैं। उबर की जिस तरह से स्थापना हुई दिल्ली के अंदर, उससे ऐसा लगता है कि हमने 16 दिसंबर 2012 से कुछ नहीं सीखा। बहरहाल खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक ये कि दिल्ली में उबर कंपनी की टैक्सी में बलात्कार का आरोपी ड्राइवर शिव कुमार को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। लेकिन आरोपी को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। 2011 में भी इस पर बलात्कार का आरोप लगा था। उस वक्त दर्ज एफआईआर की कॉपी एबीपी न्यूज के पास है, जिसमें पीड़ित ने बताया था कि आरोपी शिव कुमार ने चाकू की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसे गाड़ी से बाहर ढकेलकर फरार हो गया। अब सरकार ने उबर कंपनी पर तो प्रतिबंध लगा दिया, मगर सवाल यह भी उठने लगे कि उससे प्रमाण पत्र तो दरअसल दिल्ली पुलिस ने दिया था। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से यह स्पष्टीकरण आया है और यह कहा गया है कि जिस प्रमाण पत्र की बात शिव कुमार यादव के बारे में की जा रही है वो दरअसल फर्जी है और इस पर अब दिल्ली पुलिस उस पर मुकदमा भी दर्ज करेगी। क्या कह रहे हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, आइए सुनते हैं। रिगार्डिंग एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के बारे में, इसके बारे में मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमने इसके बारे में सूचना प्राप्त की है और ये पता चला है कि जिस तारीख का ये सर्टिफिकेट दिखाया गया है उस तारीख को जिस अफसर के सिग्नेचर हैं वो अफसर वहाँ पे पोस्टेड नहीं था। सो प्रिमा फेसाई ये जो एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है ये झूठा है। एक मुकदमा दर्ज किया जा रहा है इसके खिलाफ, इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे, फॉर फॉर्जरी एंड चीटिंग का। और जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया था कि हमने 16 दिसंबर की उस घटना से अब तक कुछ नहीं सीखा, उस गैंगरेप से अब तक कुछ नहीं सीखा, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा अब भी ताक पर रख दी जाती है, लापरवाही बरती जाती है। उबर ये जो कंपनी है, ये जो पूरी व्यवस्था है, इसकी स्थापना भी लगातार इन चीजों की ओर इशारा कर रही है। जिम्मेदार कौन, इस पर हम बहस करेंगे, मगर उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सड़क से लेकर संसद तक दिल्ली में टैक्सी में हुई रेप की घटना के खिलाफ विरोध की गूंज रही। सुबह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राजनाथ सिंह के घर के बाहर पहुंच गए, जबरदस्त प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो रेप केस के विरोध में प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन पुलिस ने 10 मिनट प्रोटेस्ट करने के बाद ही सभी को डिटेन कर लिया है। महिलाओं को छोड़कर सभी को डिटेन कर लिया है। आप लेकिन महिलाएं जो है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जिनको उठाने के लिए बोला जा रहा है, उनको यहाँ से उठने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो यहाँ पर अभी मौजूद है। आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने भी राजनाथ सिंह के घर के बाहर मोर्चा संभाल लिया। इस बवाल के बीच गृह मंत्री ने रेप केस पर कठोर कदम उठाने की जरूरत बताई। जो कानून है इनको प्रभावी तरीके से लागू करने की जरूरत है और कुछ जरा इस संबंध में विशेष सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारतीय समाज के लिए इससे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक और कोई घटना नहीं हो सकती है। राजनाथ के बयान से विपक्ष का गुस्सा नहीं थमा। उन्होंने सरकार को महिला सुरक्षा के वादे की याद दिला दी। इतने सारे लैप्सेस सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद ना तो प्रधानमंत्री जी कुछ बोले, ना गृह मंत्री जी कुछ बोले। जो बोलेगा वो पॉलिटिसाइज करेगा और जो नहीं बोलेगा वो चुप बैठा रहेगा। वो क्या कर रहा है? वो गवर्नेंस कर रहा है। चुप बैठने को गवर्नेंस कहते हैं तो 10 साल से तो मनमोहन सिंह जी ने भी गवर्नेंस की थी। कंपनी के खिलाफ भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में रेप की घटना पर बयान दिया। The accused has been arrested on 7/12/2014 from Mathura। संसद में गृह मंत्री के बयान देने के बाद भी आम आदमी पार्टी का विरोध नहीं थमा है। सुबह राजनाथ के घर के बाहर प्रदर्शन करने वाले आप के कार्यकर्ता दोपहर में एलजी के घर तक पहुंच गए। दिल्ली में फिलहाल किसी पार्टी की सरकार नहीं है और राष्ट्रपति शासन लागू है। तो सवाल अब भी वहीं, कब तक सहेगी दिल्ली और कब तक महिलाओं की सुरक्षा को इसी तरह से ताक पर रखा जाएगा? मेरे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। बीजेपी की तरफ से पूनम आजाद है हमारे तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ से अलका लांबा और कांग्रेस की तरफ से शोभा ओझा। सबसे पहले पूनम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा,
16 दिसंबर एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और उसके बाद मुझे याद है वो सियासी नारा कि औरतों का सम्मान न करने वालों जनता माफ नहीं करेगी। अब पूनम जी मुझे बताइए, जनता कितनों को माफ ना करे? जनता तो बड़ी बेबस दिखाई दे रही है यहां पर। शोभा जी की पार्टी को माफ ना करे, आपकी पार्टी को माफ ना करे, किस किस को माफ ना करे ये जनता? पूनम जी देखिए, ये बहुत ही दुख जो घटना हुई है, निश्चित रूप से नारी जाति के लिए बड़ी शर्मसार घटना है और पूरी नारी जाति इसका विरोध करती है। लेकिन आप जब आप सत्ता की और पार्टी की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में बहुत ही अभी विकट परिस्थिति है। इससे पहले कांग्रेस का शासन रहा, उसके शासन में महिलाओं के साथ क्या वो जनता ने देखा। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने शासित किया, जिसके मंत्री सोमनाथ भारती जी खुद एक महिला के साथ क्या व्यवहार किया वो भी जनता ने देखा, और महिलाओं के साथ क्या सुरक्षा रही दिल्ली में वो भी देखा। और अब दोनों दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है वो बहुत ही विकट परिस्थिति में लागू हुआ है, जबकि सारे ब्यूरोक्रेट्स इनके लगाए हुए हैं। पूनम जी देखिए पूनम जी माफ कीजिएगा, कांग्रेस की है। अगर ये व्यवस्था मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की होती मुझे समझ आता है, जहां स्टेट जो कानून है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, मगर यहां पर सब कुछ गृह मंत्रालय के अधीन है। तो मेरी आपसे गुजारिश है पूनम जी, कृपया इतिहास को याद करना बंद करें। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, मेरे परिवार की महिलाओं की जिम्मेदारी, अगर वो दिल्ली में रहती है तो जिम्मेदारी आपकी है। कृपया सोमनाथ भारती या शोभा जी की पार्टी को अब याद करना बंद कर दीजिए। 6 महीने से मैडम आपकी पार्टी है, बीजेपी की, मोदी सरकार है। जब हमारी सरकारी बनेगी, अभी राजनाथ सिंह भी या गृह मंत्रालय भी क्या कर सकता है? जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, लोग नहीं बदलेंगे, चीजें नहीं, तब कि अभी हमारी सरकार, चुनाव होने दीजिए, हमारी सरकार आती है तब आप हमसे अकाउंटेबिलिटी लीजिएगा। एक्सक्यूज मी पूनम जी, दिल्ली की कानून व्यवस्था इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट, ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। आप क्या बात कर रही हैं मैडम? जब ये आपके अधीन आता है, मोदी सरकार के अधीन आता है, तो मैं क्यों ब्लेम करूं एलजी को? सालों से रही है, पहले भी केंद्र में शासन रहा है, पहले भी शासन रहा केंद्र में। तो शीला दीक्षित स्वयं भी कहती रही है कि दिल्ली ये जिम्मेदारी केंद्र की रही है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि समय चुनाव आने दीजिए, हमारी अगर सरकार आती है हम पूरी तरह से अकाउंटेबिलिटी लेंगे। पूनम जी आप लगता है आप मेरा सवाल नहीं समझ रही हैं, उससे हो क्या जाएगा? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर फिर भी सेंटर का सब्जेक्ट होगा। शोभा ओझा, सवाल यही फुटबॉल का खेल आप भी खेलते थे जब शीला दीक्षित सरकार थी, और अब ये सरकार भी खेल रही है, तो जनता जाए तो जाए कहां पे? शोभा जी देखिए, जो लोग रेप को पे राजनीतिक रोटी सेक कर सत्ता में आए हैं, बहुत हो गई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार का नारा अभी भी हमारे कान में गूंज रहा है। उसके बाद हालत ये है कि पिछले 6 महीने में पूरे हिंदुस्तान तो छोड़िए, अगर दिल्ली की हम बात करते हैं तो 15% महिला अत्याचार बढ़ा है। दिल्ली में 4 रेप रोज रजिस्टर हो रहे हैं और सरकार चुप्पी साधे हुए है। सरकार की असंवेदनशीलता तब पता लगती है जब निहाल चंद नाम के मंत्री, जिन पे रेप का आरोप है, अभी तक गिरफ्तार नहीं है, पुलिस राजस्थान की उन्हें ढूंढ रही है। जब पता लगता है इनकी सरकार की पोल तब खुलती है महिला अत्याचार को लेके, जब निर्भया के बाद जो 200 करोड़ रुपए का निर्भया फंड बना था, जिससे वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बनने थे, जिसकी इनने सरकार में आने के बाद इनकी मंत्री जी मेनका गांधी ने घोषणा करी थी कि दिसंबर तक सब बन जाएंगे। ठीक है, वो आज तक नहीं बने, ये पैसा डकार गए, उसका भी उस पे भी कुछ नहीं हुआ है। तो कुल मिला के सरकार सो रही है और महिला अत्याचार बढ़ रहा है। अच्छा शोभा जी, मुझे एक बात बताइए, 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली गैंगरेप हुआ, और क्या आप जानते हैं कि उबर की जो ये टैक्सी व्यवस्था है ये कायम हुई थी सितंबर 2013 को? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उबर की जो टैक्सी सर्विस है वो महज एक मिडिलमैन का काम कर रही थी। ये पूरी व्यवस्था जो इतनी जबरदस्त फ्लॉड है, और सरकार किसकी थी? शीला दीक्षित की सरकार थी। तो मैं यही जानना चाहता हूं शोभा जी कि यूपीए ने या शीला दीक्षित सरकार ने क्या 16 दिसंबर 2012 से कोई सीख नहीं ली थी? देखिए, 16 दिसंबर 2000 के बाद ये हर टैक्सी सर्विसेज को कंपलसरी कर दिया गया था कि उनके यहाँ जो भी एम्प्लॉयज को वो रखें, उनके सर्टिफिकेट की जांच हो, जीपीएस सिस्टम हो गाड़ी में, तमाम
सख्त कानून रेप को लेके भी लागू किए गए थे। जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी थी जिसके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया था। पर जो ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, अगर आप पुलिस गलत सर्टिफिकेट देती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देती है, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है? नहीं, पुलिस तो कह रही है कि गलत सर्टिफिकेट दिया ही नहीं था उन्होंने। अभी भी बस्सी साहब ने बयान दिया है। अगर मेरा आपसे सवाल है कि ऐसी व्यवस्था इस देश में, इस शहर में लाई क्यों गई? क्या ऐसी व्यवस्था क्यों लाई गई? आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए ना। देखिए, कानून निर्भया के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सख्त कानून लाए। मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, माफ कीजिएगा शोभा जी, वैसी कानून व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों महज खाना पूर्ति कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ, उसी पे आ रही हूं मैं। नहीं, मुझे वो व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। पर अगर जो एनडीए की सरकार आई है, मोदी सरकार, देखिए वही मैं कह रही हूँ, मोदी सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी, खुद की मंत्रिमंडल में एक मंत्री है जिसपे रेप के आरोप है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। चलिए, आज मैं इसी मुद्दे पे सीमित रहना चाहूंगा। ये उबर रेप केस से जुड़ा मैं आज रहना चाहूंगा। मैं मुद्दे को भटकना नहीं अभी इस वक्त मुद्दे पे रहेंगे हम लोग। अलका लांबा भी मेरे साथ हैं। अलका लांबा, आदमी और खास आदमी पे कानून का कोई डर ही नहीं बचा है। अलका लांबा, मुझे बताइए, 49 दिन आपकी सरकार थी 2014 में, ये उबर टैक्सी व्यवस्था जिसे शीला दीक्षित सरकार लाई थी, उस पर आपने क्या काम किया? आपकी सरकार ने क्या काम किया? क्योंकि मैं अभी बताने वाला हूं कि इस व्यवस्था ने और किस तरह से देश के कानून तोड़े। तो मैं जानना चाहता हूं अलका लांबा आपसे कि अरविंद केजरीवाल जो कि दम भरते हैं और विमेंस डायलॉग की लगातार बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया था इस व्यवस्था के बारे में? क्या इसकी समीक्षा की गई थी? बिल्कुल की गई थी। एक तरफ 15 साल दिल्ली में कांग्रेस सरकार, दूसरी तरफ आज केंद्र में 6 महीने से बीजेपी की सरकार और 49 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो किया। आपने कहा कैब को लेकर क्या किया? बिल्कुल हमने सुनिश्चित किया सखा कैब, जो महिला ड्राइवर जिन्हें पूरी मार्शल ट्रेनिंग तक की दी गई, वो शुरुआत की गई और महिला कैब ड्राइवर्स लाई गई। लेकिन उसे आज इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, जो केंद्र शासित राज्य दिल्ली है, उसे बंद कर दिया। बिना कारणों के उसे बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद वो इन महिला कैब ड्राइवर को सुरक्षा नहीं दे सकती, एक नया बखेड़ा कल को खड़ा हो सकता है, और उसे बंद कर दिया गया। अब दूसरी बात, संसद कहे या सड़क पे चलती कैब की बात कहे, संसद में निहाल चंद जब तक बैठे हैं और कैब में जब तक शिव कुमार जैसे लोग बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा पर बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान लगता है। जवाब दीजिए इस बात का पूनम आजाद जी। जब आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता पूछने गई कि आपकी आपने नियत 6 पर सवाल महीनों में उठाए क्या जा रहे किया? हैं। आज 50 महिलाएं जो हैं पूनम जी, वो आपकी नियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बंद रखी हुई हैं। क्या आपने प्रश्न करने की हिम्मत कैसे की गृह मंत्री से? जनता तो आम आदमी पार्टी की नीयत पर सवाल करती, इनकी कथनी और करनी में कभी भी फर्क, जिस तरह से इन्होंने राजनीति को चलाया 49 दिन 49 डेज, जैसे लगा कि बिग बॉस के चैनल पर बिग बॉस का सीरियल चल रहा है। नहीं पूनम जी, मैं तो इतना जानता हूं सवाल ये कि महिलाओं का सम्मान न करने वालों जनता माफ नहीं करेगी। तर्क मत दीजिए, हमें गर्व है अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए दिल्ली की कड़की सर्दी में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बैठे थे। आज आप सत्ता में हैं, आपके पास कोई हल नहीं है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। पूनम जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिर गलत ट्रैक पर हैं। कहिए, आप बेतुके तर्क दीजिए जब तक ऑर्डर स्टेट व्यवस्था नहीं है पूनम जी। सांसद और मंत्री बैठे हैं। लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली स्टेट का विषय नहीं है, ये केंद्र का विषय है। पिछले 6 महीने से मोदी सरकार है। करिए, पहले बीजेपी की प्रवक्ता हैं पूनम जी। पूनम जी का तो मानना है दिल्ली में चुनाव होने दीजिए। राजस्थान में 70 साल की महिला को नंगा करके आज घुमाया एक जमीन के विवाद में। और ये घटना की हम पूरी तरह से निंदा करते हैं, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, बहुत ही विकट परिस्थिति में हुआ, और उसके बाद पहले कांग्रेस की सरकार आई, फिर हमारी सरकार आई। आप हमें वक्त तो दीजिए सुधारने वक्त मैं कितना दूं आपको? क्या 6 महीने बनाना रिपब्लिक बने रहेंगे हम लोग? नहीं, माफ कीजिएगा पूनम जी, वक्त हम आपको कितना दें? क्या 6 महीने लॉ एंड ऑर्डर में परिवर्तन होना चाहिए? क्या 6 महीने इस देश की महिलाओं के लिए दिल्ली एक बनाना रिपब्लिक बना रहेगा? क्या 6 महीने ये दिल्ली इस देश के लिए बनाना रिपब्लिक बना रहेगा? लोगों के पास
जवाब दीजिए पूनम जी। बिल्कुल नहीं रहेगा। और आप जनता को मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह आपके इनके कहने से विश्वास नहीं जाएगा। जनता और युवा वर्ग को मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से विश्वास है। बस आप मौका दीजिए, बस आप मोदी जी और उनके करिश्मे के आसपास ही घूमते रहिए। महिलाओं की बात करिए, चुनावी भाषण मत दीजिए। महिलाएं कब और कैसे सुरक्षित होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं के बात तो आज ही कीजिए। महिलाएं आपकी सरकार भी तो रह के देख चुकी है। आपकी सरकार 15 साल आपकी सरकार ने क्या किया, और आप हमें अभी 4 महीने में अकाउंटेबिलिटी पूछ रहे हैं। कुछ नहीं किया, आपकी सरकार 15 साल में तो दिल्ली को मोस्ट अनसेफ सिटी इन द वर्ल्ड बना दिया। पूनम जी और अलका जी, एक मिनट पूनम जी, अलका जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। मैं शोभा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। शोभा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये उबर टैक्सी व्यवस्था शीला दीक्षित सरकार के दौरान पर स्थापित की गई थी। क्या आप जानती हैं ये पूरी व्यवस्था जो है वो हमारे फॉरेन रेमिटेंस लॉज का भी पूरी तरह से उल्लंघन कर रही थी? यानी कि क्रेडिट कार्ड से जो मैं आज उबर टैक्सी व्यवस्था को पे करता हूं, वो हॉलैंड जाता है पैसा, उसके बाद अमेरिका के अकाउंट्स में जाता है और फिर टैक्सी ड्राइवर के पास आ जाता है। बाकायदा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे फ्लैग भी किया हुआ था, रेड फ्लैग भी किया हुआ था, फॉरेन रेमिटेंस लॉज का भी उल्लंघन कर रहा था। तो यह व्यवस्था कायम कैसी हुई इस देश में? देखिए, जहां तक अभी चर्चा का विषय है, वो विषय ये है कि आखिर देश में सरकार महिला सुरक्षा देगी या नहीं देगी। शोभा जी, चर्चा का विषय यह है कि एक ऐसी व्यवस्था कायम हुई जिसकी वजह से एक रेप हुआ है। देखिए शोभा जी, विषय से मत भटकिए। विषय यह है कि एक ऐसी व्यवस्था कायम हुई है जिसकी वजह से रेप हुआ है। आप भटक रहे हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसने देश के कानूनों का उल्लंघन किया है। दैट मैडम इज द पॉइंट। दैट मैडम इज द पॉइंट। देखिए, आज प्रश्न ये है कि एक सरकार है पॉइंट कि जो व्यक्ति पहले से रेप केस में जेल जा चुका था, आखिर वो बरी कैसे हुआ, उसको फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। शोभा जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना पहले। वो व्यवस्था आई कैसे दिल्ली में? वो व्यवस्था दिल्ली में आई कैसे? देखिए, उस व्यवस्था पे ना उस व्यवस्था का जवाब आप तब, जो लोग सत्ता में थे, जो लोग उस टैक्सी सर्विसेज को यहाँ अलाउ किया, वो दे पाएंगे। मेरी चिंता का सरकार तो आपकी थी और महिला अत्याचार के मामले में उन्होंने सर्टिफिकेट दिए विदेशी कंपनियों को, लोग रेप में, ये भी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे हैं कि बिना देखे किसी को भी लाइसेंस दे दीजिए कि दिल्ली की सड़कों पर कैब दौड़ाइए और पैसा कमाइए, और वही दिल्ली पुलिस सर्टिफिकेट जारी करती है। ठीक है, नहीं, इसका मतलब यह हो गया अलका लांबा कि सरकार जो भी आएगी, और दुख की बात यह है, ये जो उबर टैक्सी व्यवस्था है 16 दिसंबर 2012 के बाद लाई जाती है, सितंबर 2013 में स्थापित की जाती है, और वो एक ऐसी व्यवस्था जिसने नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। बिल्कुल सवाल यह कि यहां पर तो मजाक बन गया है महिलाओं की सुरक्षा। मैं इसे बिल्कुल भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ देख रही हूं। एक सरकार आती है जो विदेशी कंपनी को अपनी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ाने के लिए, लाइसेंस देने के लिए, कोई दो राय नहीं है कि पैसा खाया गया होगा, और यही एक ड्राइवर को सर्टिफिकेट करेक्टर का देने के लिए, जो 7 महीने जेल की सजा काट चुका है बलात्कार के केस में, उसको करेक्टर का सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है। और आज जब दिल्ली पुलिस, हालांकि दिल्ली पुलिस उसे डिनाई कर रही है, सर्टिफिकेट फर्जी है। मुझे ये बताइए, आप कब जांच करेंगे जितने भी ड्राइवर है उनके सर्टिफिकेट फर्जी है या नहीं है? अब ये जांच होनी पड़ेगी, हर एक ड्राइवर की जांच करनी पड़ेगी। पूनम आजाद, ये मुझे बताइए, क्या आप इस बात का आश्वासन देती हैं आज एबीपी न्यूज पर? दिल्ली के बीच ठीक है अलका, मैं सुन चुका आपको। पूनम आजाद, क्या आप मुझे बता सकती हैं मैडम कि क्या आप आश्वासन देने को तैयार हैं? आप एक महिला हैं और एक सत्तारूढ़ पार्टी से आपका ताल्लुक है, ये हम कब तक आपसे आश्वासन लेते रहेंगे? आश्वासन किस बात का? आश्वासन इस बात का कि कम से कम इनके जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं उसमें धांधली नहीं होगी, इस तरह की व्यवस्था नहीं लाई जाएगी कि ऐसी घटनाएं बार बार दोहराई जाएं। मैं आपसे यह आश्वासन लूंगा। आज मैं और क्या आश्वासन ले सकता हूं आपसे? जी, राजनीतिक पार्टी होने से पहले हम एक महिला है। हम ये अभी तो बिल्कुल आश्वासन नहीं दे सकते कि क्राइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा निश्चित प्रयास रहेगा कि कानून व्यवस्था में सुधार हो, पुलिस की ट्रेनिंग हो, पुलिस रिफॉर्म्स हो, महिलाओं के जो लॉज है, सिक्योरिटी लॉज है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। और आप उबेर की बात कर रहे हैं, उबेर की बात से हम खुद शॉक्ड है
मेरी माँ खुद उबेर मेरू जैसे टैक्सी में रात को 2-2 बजे गुड़गांव जाती रही अपनी बहन के पास। हमारे एक पास बात जो बताइए, लड़कियां आती ऑफिस की आपने लड़कियां, उबेर पे पार्टियों के बैन बाद कर हम दिया। लोग उनकी कैब सुनिए मंगाते सुनिए, रहे। आपने उबेर पे बैन कर इनके दिया, पास क्या आप दिल्ली पुलिस पे बैन करेंगे जहां पुलिसिंग नहीं होती है? हाँ, क्या आप प्राइवेट बसेस पे बैन करेंगे जहां पर निर्भया केस हुआ था? बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी ने आज ही पत्र लिखा है पुलिस कमिश्नर को, नजीब जंग जी को, और कहा है कि बैरिकेटिंग होनी चाहिए, पिकेटिंग होनी चाहिए जहां पर इनकी सुरक्षा, इनकी ऐसी कोई एसएमएस मोबाइल सुविधा एप्लीकेशन होनी चाहिए जहां पर महिलाएं गाड़ी में बैठती हो, उनका एक एसएमएस चला जाए। पत्र लिखे जा रहे हैं, सरकार चलिए, मेरे पास महीने हो गए, ये होना चाहिए था। चलिए जो मंत्री चलिए, बहुत बड़ी त्रासदी है कि आज भी हम बैरिकेडिंग और पिकेटिंग की बात कर रहे हैं। ये चीजें बुनियादी हैं। क्या हम बैरिकेडिंग और पिकेटिंग के लिए आंदोलन करेंगे? इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? और अगर एक कंपनी जो कि लगातार कानूनों की धज्जियां उड़ा रही थी, जिसे लाया गया था, और इसमें उस कंपनी को सिर्फ दोष नहीं दिया जा सकता, सरकारों पर भी दोष है कि कैसे कानूनों की धज्जियां उड़ रही थी। मैंने आपको बताया फॉरेन रेमिटेंस लॉ की धज्जियां उड़ रही थी यहां पर, मगर फिर भी यह कंपनी बदस्तूर चल रही थी। तो किस किस पर आप पाबंदी लगाएंगे? मर्दों पर भी पाबंदी लगा दीजिए। वाकई एक बहुत बड़ी दुखद बात है और हम उम्मीद करते हैं कि हम किसी समाधान की ओर जल्द बढ़ेंगे।